नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग का जो सामान्य परिचय है इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, बैंकिंग की शुरुआत कहाँ से हुई और बैंक के कार्य क्या हैं, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। ठीक, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो ये बैंक शब्द है, वर्ड बैंक जो है, ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये शब्द कहाँ से आया और कैसे धीरे धीरे इसका विकास हुआ। उसके साथ साथ हम आधुनिक बैंकों का विकास भी देखेंगे। जो आज के समय में बहुत सारे बैंक, तमाम प्रकार के बैंक हमारे भारत में, हमारे पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे कुछ विदेशी बैंक भी हैं, वो भी हमारे भारत में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो बैंक, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ बैंक। ठीक, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ बैंक, काइंड्स ऑफ बैंक एंड फंक्शंस ऑफ मॉडर्न बैंक, यानी कि आधुनिक बैंकों के कार्य क्या हैं, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक, बैंकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स जो होती हैं, बैंकिंग संस्थाएं जो होती हैं, ये किस हद तक हमारे लिए मददगार होती हैं, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों, बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले इसको हम जानने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी चीज़ को जानने के लिए हमें उसके इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे किसी चीज़ का तो उसके बारे में हमको पता नहीं होते। ठीक, तो हम जब बैंक शब्द की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कहाँ की, कि इटली शब्द की, क्योंकि जो इटली एक शहर का नाम है, इटली एक देश का नाम है, जो भी हो। तो वहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले 1157 में, 1157 में क्या हुआ था कि सबसे पहले बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई। वहाँ पर ही बैंक ऑफ वेनिस, आपने अगर नाम सुना होगा तो आप जानते होंगे कि बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना सबसे पहले 1157 में इटली में हुई थी। और वहीं से हमारी ये जो बैंक शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई 1157 में। 1157 में हमारा क्या हुआ, बैंक ऑफ वेनिस। ठीक, बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई और यहीं से हमारा बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, थोड़ा सा हम और डीपली में जाके समझते हैं कि इसके थोड़ा इतिहास में और हम घुसते हैं अंदर तक, तो देखते हैं क्या कि एक बार जब इटली में या वेनिस में, वेनिस राज्य में एक बार युद्ध हो गया, जैसे अभी हमारे देश में भी बहुत सारे युद्ध हुए थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसी तरीके से वेनिस में भी एक बार युद्ध छिड़ गया राज्य में। तो क्या हुआ, वहां पर बहुत भारी आर्थिक संकट, यानी कि इकोनॉमिक जो वहां पर वो था, वो उनका बहुत खतरे में था। तो इकोनॉमी तो फिर क्या हुआ, इस संकट से उबरने के लिए वहां की सरकार ने नागरिकों से ये घोषणा की कि वे अपनी पूरी संपत्ति का वे अपनी पूरी संपत्ति का 1% अनिवार्य रूप से, इम्पोर्टेंट उनके लिए ये इम्पोर्टेंट कर दिया गया कि वे अपनी पूरी संपत्ति का 1% ऋण सरकार को दे, जिससे कि सरकार जो है वो फिर से अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। यह उनके लिए अनिवार्य था। और इस लोन से जो धन इकट्ठा किया गया था उसे हम किस नाम से जाने, जो वेनिस नगर में जो धन इकट्ठा किया गया था वो किस नाम से हम जानते थे, बैंकी। क्या, किस नाम से, सॉरी बैंकी नहीं, मोंटी। ठीक, किस नाम से, मोंटी। ठीक, जो धन इकट्ठा किए थे उसे हम किस नाम से जानते थे, मोंटी। ये मोंटी वर्ड जो है ये जर्मन पर्यायवाची शब्द है। जर्मन शब्द किसका पर्यायवाची है, जर्मन शब्द का पर्यायवाची। ठीक, मोंटी शब्द जर्मन का शब्द जो है ये पर्यायवाची किसका, बैंक का। ठीक, और इसका अर्थ होता है कोष। इसका अर्थ क्या होता है,
कोष। जो ये बैंक शब्द था इसका अर्थ क्या होता है? कोष, यानी कि फंड। जो उस समय जो कोष इकट्ठा, जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसे हम किस नाम से जानते थे? बैंक, यानी कि कोष। ठीक। इसके साथ साथ वहां पर क्या हुआ, उसके बाद फिर इसी उसके बाद इटली में, उसके बाद इटली में क्या हुआ, इटली में उसी जो बैंक शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है इटली में, वहां पर एक शब्द आया था बैंको। ठीक, बैंको, बैंको शब्द आया था प्रचलन में। उसके बाद फ्रेंच में, यानी कि फ्रांस में, फ्रांस में एक शब्द आया क्या? बैंकी, बैंको, बैंकी, बैंक। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। ये सारी चीजें फॉरेन वर्ड में लिखी गई हैं, एक फ्रेंच में है तो कोई जर्मन में है, इसीलिए ये शब्द हमको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड में, पूर्ण रूप से इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में फाइनली एक वर्ड आया बैंक। ठीक, इंग्लैंड में ये बैंक शब्द ज्यादा प्रचलन में आने लगा और यहीं से बैंक शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक, और इसके साथ साथ रोम के जो निवासी थे, जो हमारे रोम के निवासी थे, वो क्या मानते थे कि पहले के समय में क्या था कि वहां के साहूकार और महाजन जो थे वे लोगों को ऋण देते थे। ठीक, जो साहूकार महाजन थे वो लोगों को ऋण देते थे, तो क्या होता था कि वे जब ऋण देते थे लोगों को तो वो एक बेंच पर बैठ कर देते थे। ठीक, वो कहाँ पर बैठ के लोन देते थे? एक बेंच पर। ठीक, और जो बेंच पर बैठ के लोन देते थे तो उसको हम क्या बोलते थे? उस बेंच को, वहां रोम के निवासी उस बेंच को क्या बोलते थे? बेंची। ठीक, बेंची का अर्थ होता था जो, जब उनका धंधा ठप हो जाता था तो क्या करते थे वे? इस बेंची, यानी कि जो जिस पर वो बैठकर काम करते थे, जो लोन देते थे, वो उसको तोड़ देते थे। ठीक, और जब उस बेंच को तोड़ देते थे तो उससे क्या हुआ कि एक और नए शब्द की उत्पत्ति हुई, बैंकरप्ट। ठीक, बैंक रप्ट। बैंकरप्ट क्या होता है? दिवालिया। ठीक, हिंदी में इसे हम क्या करते हैं, कहते हैं दिवालिया। अभी आपने हाल ही में कुछ दिन पहले कुछ ऐसे लोगों का नाम सुना होगा जो बैंक से लोन लिए थे और वो अपना पैसा पेड नहीं किए और क्या हुई कि वो बैंक दिवालिया हो गए। ठीक, और उन्होंने क्या किया कि अपने आप को दिवालिया घोषित करा लिया और बैंक को जो लोन उन्हें देना था उससे उनको छुटकारा हो गया। जो ये दिवालिया शब्द है इसका मतलब होता है कि अ, उनकी जो सारी संपत्तियां हैं उनके दायित्व से बहुत कम है, कि वे जो लोन लिए थे उनकी संपत्तियां, उनके जो कैश हैं वो देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वो सरकार से गुजारिश करते हैं कि उनकी जितनी संपत्तियां हैं वो जब्त कर ली जाए और जो लोन है वो माफ कर दिया जाए। ठीक, तो यहाँ से हमारा बैंकरप्ट यानी कि एक और शब्द की उत्पत्ति हमको समझ में आ गई। ठीक, एक और शब्द के बारे में हमको जानकारी मिल गई। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे मॉडर्न बैंक हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। जो हमारे मॉडर्न बैंक थे इसमें से कुछ बैंक, पहले तो सबसे हमने बताया था कि 1157 में एक बैंक आया था, उसका नाम था बैंक ऑफ वेनिस। ठीक, सबसे पहले कौन सा बैंक आया था? बैंक ऑफ वेनिस। इसके पहले हम समझ लेते हैं कि यूरोप में क्या हुआ था कि आज से 2000 ईस्वी पूर्व, आज से 2000 ईस्वी पूर्व यूरोप में बेबीलोन शहर में, बेबीलोन एक शहर का नाम है यूरोप में, वहां पे क्या हुआ था कि साखों का लेन देन जो था बहुत प्रचलन में था। और अभी इसके पहले जब हम अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में देखा था तो वहीं से हमारे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का भी प्रारंभ हुआ था और वहीं से हमारे, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग में काम करते हैं तो वहां पर जो लेन देन होते हैं कैश का उसके बारे में जानते हैं। तो उसी तरीके से इसमें क्या था कि बैंक शब्द, बैंक जो मॉडर्न बैंक है वहाँ वो कहाँ से विकसित हुए? यूरोप के बेबीलोन शहर से, क्योंकि वहां पर साखों का लेन देन अधिक होता था, यानी कि धन का लेन देन अधिक होता था। और इसके पश्चात यहूदियों ने,
जो हमारे यहूदी लोग थे, वे क्या कर रहे थे कि वे बैंकिंग का कार्य मुख्य रूप से किया करते थे। और इसमें वेनिस तथा एक मिलन शहर है, वहां पर ये काम बहुत ज्यादा प्रचलित थे। ये लोगों को लोन देते थे, यानी कि साख उपलब्ध कराते थे। ठीक, अब हम देखते हैं कि कुछ बैंक जिसका विकास हुआ किस किस ईस्वी में और कब कब। तो 1157 में हमने देखा था कि बैंक ऑफ वेनिस आया। ठीक, दूसरा क्या था, 1401 में एक बैंक आया था, बैंक ऑफ बार्सिलोना। ठीक, उसके बाद जेनेवा में एक बैंक आया, सबसे उसका कितने में, 1407 में एक बैंक आया जेनेवा, ये भी कुछ दिन तक चला, उसके बाद ये भी बंद हुआ। फिर 1609 में एक बैंक आया, बैंक ऑफ एम्स्टर्डम। ठीक, बैंक ऑफ एम्स्टर्डम। ठीक, ये कहाँ पर था, ये हमारा हॉलैंड में था। ठीक, बैंक्स ऑफ जो एम्स्टर्डम था ये कहाँ था, हॉलैंड में। ठीक, फिर 1619 में एक बैंक आया, बैंक ऑफ हैम्बर्ग, ये कहाँ था, जर्मनी में। उसके बाद इंग्लैंड में 1694 में एक बैंक आया, उसका क्या नाम था, बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब हमारे भारत की बात आती है, जब हमारे भारत की बात आती है तो क्या होता है कि अ, इन्होंने भी अपने देश में एक बैंक विकसित किया, उसका क्या नाम था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने 1770 में, क्योंकि उस समय क्या था कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं थी, क्योंकि हम जानते थे कि 1770 के पहले, उसके बाद हमारे देश में अंग्रेजों, उस समय अंग्रेजों का शासन था, इसलिए क्या हुआ कि हमारे देश का उतना विकास नहीं हुआ था, और हमारा देश जो था वो अंग्रेजों के शासन पर चलता था, तो इसीलिए हमारे देश का उतना विकास नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी इस बैंक की घुड़दौड़ में हमारा देश फिर भी और बैंक और देशों के साथ चल रहा था, कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में इन्होंने लाया था। ठीक, अब हम देखते हैं कि बैंक की परिभाषा और इसके अर्थ हम समझ लेते हैं कि बैंक का कार्य क्या है। और इंडियन बैंकिंग एक्ट में जो है, जो हमारे देश के लिए बैंकिंग की जो रेगुलेशन और पॉलिसीज हैं, इसके अंतर्गत वो बैंक काम करती हैं, इसकी पॉलिसीज के अंतर्गत, इसके जो एक्ट हैं उसके अंतर्गत। तो इसमें क्या कहा गया है वो सारी चीज़ें हम डिफिनीशन में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। बैंक शब्द जहाँ भी आता है, बैंक हम सुनते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में, वैसे तो हम, हर व्यक्ति बैंक से जुड़ा हुआ है। आज के समय में लगभग लेन देन जो है ज़्यादा से ज़्यादातर हमारे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हो रहे हैं, जो कि बैंक का ही एक कार्य है। तो हम समझते हैं कि बैंक का अर्थ क्या होता है। द बैंक इज कंसिडर्ड टू बी एन इंस्टीट्यूशन दैट द एस्पेक्ट मनी फ्रॉम इंडिविजुअल इन द फॉर्म ऑफ मनी डिपॉजिट एंड लेंड मनी ऑन लोन द इंस्टीट्यूशन इन नीडी पर्सन। तो बैंक का काम क्या होता है कि वह किसी भी व्यक्ति से उसकी जमाओं को क्या करता है, स्वीकार करता है। जो उसके पास धन होता है उसे वह स्वीकार करता है, और क्या करता है, जरूरतमंद व्यक्तियों को लोन देता है। इसका काम दोस्तों यहीं तक सीमित नहीं है, आगे जब हम इसके कार्य पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरे एक्सप्लेन से समझेंगे। लेकिन अभी हम इसके अर्थ देख रहे हैं, तो हम मुख्य रूप से ये जानते हैं कि ये क्या करता है कि इंडिविजुअल्स जो मनी होता है, किसी भी व्यक्ति से, इंडिविजुअल पर्सन से उनके धन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। या चाहे वह कोई पर्सन हो, चाहे वह कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो। आर्टिफिशियल पर्सन कहने का मतलब है कि जैसे कोई संस्था है, जैसे कोई कंपनी है, उसका भी एक बैंक में अकाउंट होता है। ठीक, तो वो क्या करती है कि बैंक में अपने खातों में पैसा जमा करती है। और क्या होती है, बैंक क्या करती है, मुख्य रूप से लोगों को ऋण भी देती है, बैंक का दूसरा काम है। लेकिन जब इसकी हम डिफिनीशन देखते हैं तो डिफिनीशन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग एक्ट, जो हमारा 1949 में आया था, कि भारतीय बैंकिंग अधिनियम, उसके सेक्शन नंबर 5 के सब सेक्शन बी में कहा गया है, सेक्शन नंबर 5 के सब सेक्शन बी में कहा गया है कि बैंकिंग मीन्स द accepting for the purpose of and lending and investment of deposit of money for the public from the public, repayable on demand or otherwise the withdrawable by check, draft, order otherwise। ठीक,
तो इसमें कहा गया है कि बैंकिंग अधिनियम में जो कहा गया है कि क्या होता है कि बैंकिंग का अर्थ उधार देने अथवा निवेश करने के उद्देश्य से, बैंकिंग का अर्थ क्या है, उधार देने और निवेश करने से है, जो जनता से उनकी जमा राशियों को स्वीकार करती है और उनके मांगने पर उन्हें चेक और ड्राफ्ट या किसी अन्य तरीके से वो देय होती है। ठीक, क्या उनका पैसा, क्योंकि बैंक में जो पैसे जमा होते हैं वो किसके होते हैं, कस्टमर के, बैंक नहीं होते। वो हमारे पैसे को सुरक्षित रखती है अपने पास और क्या करती है कि अपने पैसों को कहीं बाहर किसी अदर कंपनी या और जगह पर इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक, और उससे वह पैसा कमाती है। बैंक का मुख्य रूप से यही काम होता है। और एक हमारे विद्वान थे, अर्थ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक परिभाषा दी थी, उनका नाम था H.L. हार्ट। उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि द बैंकर इज वन हु इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस रिसीव्स मनी विच ही repay by holding checks of person from whom or on whose account he receive it। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो H.L. हार्ट साहब थे, उन्होंने कहा कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो साधारण उद्देश्यों के लिए, बैंक एक ऐसी संस्था है जो साधारण उद्देश्यों के लिए क्या करती है कि व्यवसाय में लोगों की मुद्रा जमा करती है, व्यवसायिक लोगों की मुद्राएं जमा करती हैं या साधारण लोगों की मुद्राएं जमा करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उनके द्वारा लिखे गए चेकों के माध्यम से या उनके द्वारा विड्रॉल फॉर्म भरने पर उन्हें क्या करती है कि उनके धन को वापस करती है। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बैंक के प्रकार क्या हैं। जो हमारे काइंड्स ऑफ बैंक है इसके बारे में हम देखेंगे कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं और इसके कार्य क्या हैं। सबसे पहले बैंक के प्रकार में शीर्ष पर क्या आता है, सेंट्रल बैंक का नाम आता है। दोस्तों, सेंट्रल बैंक का जब जहाँ नाम आता है तो हम जानते हैं कि जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है ये सारे बैंकों का कर्ता धर्ता होता है। कहने का मतलब ये सारे बैंकों का क्या होता है, मालिक होता है। ठीक, इसी के आधार पर सारे बैंक काम करते हैं। जैसे जो सेंट्रल बैंक की जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, इसके आधार पर क्या करते हैं, अन्य बैंक कार्य करते हैं। कमर्शियल बैंक जो है, इंडस्ट्रियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, ये सारी चीजें जो है सेंट्रल बैंक, प्रत्येक बैंक जो होता है वो इनकी जो मौद्रिक प्रणाली है वो भली भांति किसके द्वारा नियंत्रित होती है, केंद्रीय बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक। और हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है कि अन्य बैंकों पर नियंत्रण रखना। अभी हम कोई नोट उठाकर देखते हैं तो उस पर क्या होता है, वो किसके द्वारा निर्गमित किया गया होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। यानी कि हम जानते हैं कि जो 1 रुपए का नोट होता है उसे छोड़कर, चाहे वो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 500 का या 2000 का जो भी नोट हो, उस वो किसके द्वारा निर्गमित किया जाता है, वो किसके द्वारा चलन में लाया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी कि सेंट्रल जो बैंक है हमारा, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, इसके द्वारा क्या होता है कि नोटों का निर्गमन होता है। जब कभी, वैसे तो हर समय नोटों का निर्गमन नहीं होता है, लेकिन जब नोटों का निर्गमन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा। और जो 1 रुपए का नोट वो भारत सरकार द्वारा निर्गमित किया जाता है या बनाया जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका सिग्नेचर हर बैंक की नोट, हर नोट पर होता है। ठीक, अगर उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का मुहर नहीं लगा होता तो क्या होता है, वो नोट जाली माना जाता है या फर्जी होता है। ठीक, इसके साथ साथ रिजर्व बैंक का एक काम ये भी है कि ये, जैसे कभी कभी होता है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है। कभी हम देखते नहीं कि मंदी आती है या ज़्यादा वस्तुएं ज़्यादा महंगी बिकने लगती हैं, तो उस पर कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल बैंक का। वो क्या करती हैं कि अपना अन्य बैंकों पर दबाव बनाती हैं। दबाव बनाने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि उन्हें वो टार्चर करती है, उसका मतलब कि वो उन्हें क्या करती हैं कि जब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की स्थिति होती है तो वो क्या करती हैं कि अपने अन्य बैंकों को कम या अधिक ब्याज पर ऋण देना शुरू कर देती हैं। क्योंकि जो अन्य बैंक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बैंकों से ऋण लेते हैं। ठीक, वो किससे ऋण लेंगे, जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक होती हैं, ये किससे ऋण लेती हैं,
सेंट्रल बैंक से। जब इनके पास फंड की कमी हो जाती है तो ये सेंट्रल बैंक के पास जाती हैं, गुहार लगाती हैं और इन्हें लोन मिल जाता है और कुछ परसेंट इनको भी रिजर्व बैंक के रूप में देना पड़ता, रिजर्व बैंक के पास देना पड़ता है। ठीक, अगला हम देखते हैं कॉमर्शियल बैंक। ये जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है इसका क्या काम है। जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं यानी कि व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक, ये क्या करते हैं कि ये अंशों ये अपने अंशों या ऋण पत्रों को बेचकर स्थापित किए जाते हैं। ठीक, और इनका मुख्य काम क्या होता है कि लोगों से जमाएं स्वीकार करना और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर ऋण ऋण प्रदान करना। जैसे हमारे एसबीआई हो गई और हमारे पीएनबी और बहुत सारे बैंक हैं। ये क्या हैं कि ये सारे कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है कि जमाएं स्वीकार करना, लोगों को ऋण प्रदान करना, चेक की सुविधा देना, ग्राहकों के कस्टमर की बिहाफ पे ये क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। जैसे हम क्या होता है कि हम आज के समय में इंटरनेट बैंकिंग का काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, आज के समय में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं ऑनलाइन पेमेंट के, तो क्या करते हैं हम, इनका एक अलग से अपना एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके आधार पर ये कस्टमर को ये फैसिलिटी देता है कि आप घर बैठे ही हमें आदेश करिए और हम आपके जरूरतमंद चीज़ों के लिए हम पेमेंट करेंगे। ठीक, पहले क्या होता था कि लोग जाते थे बैंकों में, वहां से पैसे निकालते थे, फिर कैश के रूप में पेमेंट करते थे। लेकिन आज के समय में क्या है कि हम यहीं घर पे फ़ोन से बैठ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और हमारे अकाउंट से पेमेंट हो जाता है। ठीक, इसके साथ साथ इसके और भी काम हैं। जैसे जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं इसके कैटेगरीज हैं। इसके जो कैटेगरीज हैं वो क्या हैं, जैसे कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के भी बैंक होते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर में, कुछ प्राइवेट सेक्टर में। जो पब्लिक सेक्टर में होते हैं उसमें है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ठीक, लेकिन जहाँ पर प्राइवेट बैंक की बात आती है, जैसे हमारा हो गया कौन से बैंक, आईसीआईसी हो गए, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक क्या हैं, हमारे प्राइवेट बैंक है। ठीक, यानी कि निजी सेक्टर के बैंक है प्राइवेट बैंक। और इसके साथ साथ अगला बैंक है क्या, इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक का क्या काम है, ये क्या करते हैं कि बड़े और छोटे वर्ग के जो व्यवसायी होते हैं इन्हें क्या करते हैं कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक बैंक, इनका मुख्य काम क्या होता है कि जो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, लोन की फैसिलिटी देते हैं। वो कितने टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। इनका मुख्य काम क्या होता है कि बैंकों जरूरतमंद व्यवसायियों को यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ऋण देना। इसके साथ साथ है अगला क्या है, ज़्यादा हम डीपली में नहीं समझेंगे, हमारा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आपको देखने में भी बोरिंग लगेगा, इसलिए हम इसको कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी टॉपिक। अगला क्या हमारा फॉरेन एक्सचेंज बैंक, विदेशी विनिमय बैंक। जैसा कि दोस्तों आज के समय में जब हम बात करें तो आज के समय में जो हमारे व्यापार होने लगे हैं वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर होने लगे हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी विदेशी कंपनी हमारे भारत में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो अपना व्यवसाय यहाँ पर चलाती हैं। तो क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे आएंगी, वो इन्वेस्ट करेंगी, तो वो क्या करेंगी, वो अपने कैश लेकर आएंगी। यानी कि जहाँ जैसे अमेरिका की कोई कंपनी आई तो क्या करेगी, वो वहाँ की डॉलर जो होती है वो लाके हमारे देश में इन्वेस्ट करेगी, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो लेकिन हमारे देश में चलता क्या है, रुपीस। हमारे देश में रुपीस चलता है, अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर। तो क्या करेंगे, जो हमारे विदेशी विनिमय बैंक होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बैंक होते हैं, ये क्या करते हैं कि उस पैसे को, ये जो डॉलर होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रुपीस में। जब यहाँ पर उनकी कमाई होने लगती है तो वो किस में मापते हैं, रुपीस में। लेकिन जब वो अपने यहाँ उस पैसे को ले जाते हैं तो वो किस में हो जाता है, डॉलर में। ठीक, इसकी मदद के लिए वो क्या करते हैं कि जो विदेशी बैंक है वो रुपीस को कन्वर्ट करते हैं या डॉलर को कन्वर्ट करते हैं, इनका मुख्य काम यही होता है। ठीक, इसके बाद है हमारा एग्रीकल्चर बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर हमारे देश में, हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग कृषि हैं और उन्हें अपने कृषि को चलाने के लिए क्या होता है कि उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है और उनकी मदद के लिए आज के समय में बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जो उनकी मदद के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। उसके लिए क्या है कि हमारे जो एग्रीकल्चरल बैंक हैं, जो हमारे कृषि बैंक हैं,
उसमें मुख्य रूप से नाम आता है नाबार्ड। नाबार्ड का जब नाम आता है वो उसका फुल नाम है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, ठीक, नाबार्ड, ठीक। कृषि बैंक ये क्या करती हैं कि कृषकों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती हैं। रूरल बैंक है, जैसे हम जानते हैं कि हमारे गांव में काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक जो होते हैं ये मुख्य रूप से कृषकों के लिए बनाए जाते हैं, ठीक, बनाए गए हैं। जो ग्रामीण बैंक है, रीजनल बैंक है, ये क्या करते हैं कि कृषकों को कम ब्याज दर पर उनको खाद, उनको पैसा लोन देते हैं। इसके साथ साथ उनको खाद, बीज या फिर जैसे कोई कृषि का यंत्र है जैसे ट्रैक्टर हो गया और सारी चीजें हो गई, इनको कम पैसे में उपलब्ध कराती हैं या इनकी मदद कराती, ठीक। और आज के समय में बहुत सारी स्कीम है उसके अंतर्गत भी ये काम कर रहे हैं। अगला बैंक आता है हमारा क्या, सेविंग बैंक। सेविंग बैंक, सेविंग बैंक का काम क्या होता है कि ये जनता की अल्प बचतों को, ये कस्टमर के अल्प बचतों को क्या करती हैं, वो जमाओं के रूप में क्या करती है, स्वीकार करती हैं। बल्कि ये इनका मुख्य काम क्या होता है कि बस ये जमाएं ही स्वीकार करती हैं, कस्टमर को ये लोन नहीं देती हैं। इनका मुख्य काम क्या है कि ये सिर्फ बैंक कस्टमर के जो पैसे होते हैं उनको जमा के रूप में स्वीकार करती, ठीक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक क्या होता है, ये मुख्य रूप से हर जगह भारत के अंदर में हर जगह विद्यमान है। जैसे कि अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हर जगह, हर ग्रामीण स्तर पर क्या है कि डाकघर होते हैं, और ब्लॉक स्तर पर क्या होते हैं कि वहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक खोले गए हैं। कि इसमें क्या होते हैं कि जो कृषक होते हैं या कस्टमर, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि पोस्ट ऑफिस में भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के अंतर्गत ये उन्हें अन्य बैंकों की अपेक्षा अधिक ब्याज देते हैं। ये मुख्य रूप से जो हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है उस पैसे को स्वीकार करते, ठीक। इनका भी मुख्य काम क्या होता है कि जमाएं स्वीकार करना, ठीक। इसके साथ साथ है इन्वेस्टमेंट बैंक। ये क्या करती हैं कि लोगों से कस्टमर के जो पैसे होती हैं, पैसे को स्वीकार करती हैं, जमाएं स्वीकार करती जमा के रूप में, और उस पैसे को कहीं किसी बड़ी कंपनी में या किसी ऐसे स्थान पर इन्वेस्टमेंट कर देती हैं जहां से क्या होता है कि उनकी इनकम हो, ठीक। इनका मुख्य काम क्या होता है कि पैसों को किसी बाहरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक, इनका मुख्य काम क्या होता है कि जब हमारे देश में किसी दूसरे देश से या हमारे देश से किसी दूसरे देश के अंदर चीजें बेची जाती हैं तो इनका मुख्य काम क्या होता है कि पेमेंट को सरल बनाना, ठीक। ये उनकी मदद करती। जैसे इसके अंतर्गत जब हम अकाउंट खोलते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना अकाउंट खोलते हैं तो क्या करते हैं कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है ये क्या करती हैं कि जब हम कहीं बाहर से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, पेमेंट तो करते ही, हमको पता ही है। तो यदि हम जैसे मान लीजिए हम अमेरिका से कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या होगा कि डॉलर में पे करना होगा, क्योंकि वहाँ की जो रेगुलेशन है उसके अंतर्गत हम कैश अपने इंडियन रुपीस को हम पे नहीं कर सकते। तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ये हमारे पैसे को, क्योंकि हमारा जब वहाँ खाता होगा तो क्या होगा, उसमें हमारे कुछ पैसे भी होंगे, उसी हमारे पैसे को क्या होगा करेंगी ये बैंकें, वहाँ के देश के रुपए में, वहाँ के देश के पैसे में कन्वर्ट करेंगी और उसका पेमेंट करेंगे, ठीक। ये क्या हुआ कि जो ये हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक थी इन्होंने क्या किया कि 1 जनवरी 1982 में, 1 जनवरी 1982 में इन्होंने अपने कुछ कार्य को बढ़ाया, ठीक। उसमें उन्होंने क्या किया कि इनका मुख्य कार्य क्या था कि भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना। क्योंकि यदि हम किसी देश में यदि कोई देश ज़्यादा निर्यात कर रहा है तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा विकसित हो रहा है धीरे धीरे। यदि हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कम होंगी, हम किसी अपने पैसे को किसी दूसरे देश में भेजते चले जा रहे हैं, ठीक। उनके सामान को हम खरीद रहे हैं, तो इसलिए हमको चीज़ों को उत्पादित करने
के लिए अपने आप को विकसित करना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों इसके बाद अगला हमारा क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक। इनका मुख्य काम क्या होता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक लोगों को, जरूरतमंद व्यक्तियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, आवास के लिए वित्त उपलब्ध कराना। ठीक, उसके बाद आता है अगला क्या हमारा, एंशियंट रूरल बैंक, यानी कि प्राचीन देसी बैंकर। अब भी क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कुछ साहूकार महाजन जो हैं वो लोन देते हैं। ठीक, प्राचीन देसी बैंकर के अंतर्गत अब भी हम ग्रामीण स्तर पर देखते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं कि ब्याज दर पर, अधिक ब्याज दर पर, या जैसे जिसे हम सुतही कहते हैं, सूद पर पैसे को उधार देते हैं। जैसे उसमें साहूकार महाजन या कोई सेठ आदमी हो गया, वो क्या करता है कि पैसे को उधार देता है। ठीक, तो ये हमारे बैंक के प्रकार हो गए। अगली वीडियो में हम इसके क्या देखेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ मॉडर्न बैंक।